गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और बताया भी जा चुका है कि जब भी रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखिए उससे पहले आपको 4 से 5 पेज आपको क्या करना है, रीडिंग करना है। देन उसके बाद आप रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखिए और उसके बाद फिर से आप क्या कीजिए, रीडिंग कीजिए। जितनी आपकी प्रॉब्लम है उसको पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए ताकि आप क्लासेस में पूछ सकें। ओके। औपनिवेशिक आज हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। औपनिवेशिक चौथा पॉइंट, औपनिवेशिक भारत के शहर, छठा लेसन का। पश्चिमी यूरोपीय शहर के विपरीत 19वीं सदी में हमारे शहर इतनी तेजी में से नहीं फैली। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में शहरीकरण की रफ्तार धीमी नहीं रही, मतलब धीमी ही रही। मतलब हमारा जो औपनिवेशिक शासन था यहाँ पे उस तरह से इसका जो है विकास जो है रफ्तार शहरीकरण का वो धीमा रहा। 20वीं सदी की शुरुआत में हमारे देश के केवल 11% लोग शहर में रहते थे। 20वीं सदी के शुरुआत में अगर देखा जाए तो हमारे देश में लगभग 11% लोग ही शहर में रहते थे। इसी शहरी आबादी में से बहुत बड़ी संख्या 3 विशाल प्रेसिडेंसी शहर में रहने लगी और थी। ये बहुउपयोगी किस्म के शहर थे। उनमें बड़े बड़े बंदरगाह थे, वेयर हाउस थे, घर व दफ्तर थे, सेना की छावनियाँ थी और शैक्षणिक संस्थान, संग्रहालय व पुस्तकालय थे। बम्बई भारत का एक प्रमुख शहर था। बम्बई क्या था? पूरे भारत का उसमें बहुत बड़ा प्रमुख शहर था। 19वीं सदी के आखिरी सालों में बम्बई तेजी से फैलने लगा और 1872 में उसकी आबादी 6,44,405 थी, जो 1941 में बढ़कर 15 लाख हो गई। आइए हम लोग देखें कैसे विकास हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है बम्बई भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। 17वीं शताब्दी में बम्बई 7 टापुओं का समूह था और उस पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी से हुआ। ये टापू अंग्रेजों के हाथों में चले गए। जब यहाँ बोल रहा है 17वीं शताब्दी में बम्बई 7 टापुओं का समूह था और उस पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था, तो 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हुआ? पुर्तगाल के राजकुमारी के से हुआ और ये टापू अंग्रेज के हाथ में चले गए। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी पश्चिमी भारत के अपने सबसे मुख्य बंदरगाह सूरत से अपना मुख्यालय बम्बई में कायम कर लिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे देश पर शासन कर रहा था वह क्या किया, तो पश्चिमी में जो सूरत में अपना शासन का केंद्र बनाया था उसको कहाँ ला कर रख दिया? बम्बई में। शुरू में बम्बई का महत्व गुजरात से आने वाले कपड़े से निर्यात के लिए बहुत ही ज्यादा था और 19वीं सदी में बाद के सालों में दौरान बम्बई एक बंदरगाह के रूप में विकसित होने लगा। मतलब बम्बई जो है एक बंदरगाह के रूप में ज्यादा जाने लगा, जहां से कपास और अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी तादाद में रवाना किए जा सकते थे। धीरे धीरे यह पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण प्रशासकीय केंद्र भी बन गया। सदी के आखिरी तक आते आते बम्बई देश का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बन चुका था। मतलब शुरू में देखा जाए तो कुछ वैसा बात नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे काम होते गया उस तरह से जो है यह बंदरगाह बहुत काम करने लगा। अब है शहर में रोजगार। अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद 1819 में बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी घोषित कर दिया गया। अंग्रेज और मराठों युद्ध में मराठों की हार हुई। मराठा के साथ जब अंग्रेज का युद्ध हुआ तो मराठा हार गया और 1819 में बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी घोषित कर दिया गया। इसके बाद शहर तेजी से फैलने लगा और उसके बाद जो है यह धीरे धीरे यहाँ पर यह राजधानी बहुत जल्दी तेजी से फैलने लगा। कपास और अफीम के बढ़ते व्यापार के चलते न केवल बहुत सारे व्यापारी और महाजन बल्कि तरह तरह के कारीगर और दुकानदार भी बम्बई में आकर बसने लगे। मतलब जो महाजन थे, जो बड़े बड़े व्यापारी लोग थे, वो लोग और बहुत बड़ा बड़ा जो कारीगर था, दुकानदार लोग था, वो सब के सब अब बम्बई में आके बसने लगे। किस लिए? क्योंकि वहाँ उसको बाजार मिल जाएगा, है ना। कपड़ा मिलें खुलने के बाद भी ज्यादा संख्या में लोग शहर की तरफ रुख करने लगे। कपड़ा मिल खुला इसलिए भी और बहुत सारा ऐसा बात था जिसके कारण वो लोग जो है यहाँ पर आ गए बम्बई में। और इस प्रकार से यहाँ बम्बई में धीरे धीरे लोग आने लगे, है ना। जैसे यहाँ पे जो है उस समय बम्बई में पहले सूती कपड़ा मिल 1854 में स्थापित हुई थी
और 1921 में वहां ऐसी 85 कपड़ा मिलें खुल चुकी थी। मतलब 1854 से 1981 के बीच में लगभग बहुत सारा कारखाना कपड़ा मिल का खुल गया, जिसमें 1,46,000 मजदूर काम करते थे। और 1881 से 1931 के बीच बॉम्बे में रहने वाले में से लगभग 1/4 ऐसे थे जिनका जन्म बॉम्बे में हुआ था। जिनका जन्म बॉम्बे में हुआ था उनका 1/4 लोग ही रहते थे। मतलब अगर 100 लोग हैं वहां, आप देख रहे हैं, तो 1/4 मतलब 25 आदमी का वहां जन्म हुआ था। तो मूल व्यक्ति वहां के थे, और 75 कहाँ के थे? बाहर के। बाकी निवासी बाहर से आकर वहां बसे थे। पास में ही स्थित रत्नागिरी जिले के बहुत सारे लोग कपड़ा मिलों में काम करने के लिए बॉम्बे आ रहे थे। पास में ही एक रत्नागिरी शहर था, वहां से लोग कहाँ आते थे काम करने के लिए? बॉम्बे में। 1919 से 1926 के बीच मिलों में काम करने वाले मजदूरों में औरतों की संख्या 23% थी। इसके बाद कामकाजी आबादी में उनकी संख्या लगातार गिरती चली गई और आखिर में उनका हिस्सा केवल 10% पर सिमट कर रह गया था। 30 के दशक के आखिरी तक औरतों के काम या तो मशीनों से किए जाने लगे थे या उनके काम पुरुष मजदूरों को सौंपे जाने लगे। मतलब महिला जो है धीरे धीरे मशीन पर काम नहीं करके कौन करने लगे? पुरुष लोग। ठीक है। 20वीं सदी के बहुत साल बीत जाने के बाद भी भारत में समुद्री व्यापार पर बम्बई का ही दबदबा बना हुआ था। मतलब ज्यादा जो समुद्री व्यापार हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था? समुद्र से। तो बम्बई में। बम्बई शहर 2 प्रमुख रेलवे नेटवर्क जंक्शन या मिलन बिंदु था। रेलवे के कारण शहर में आने वालों को और भी सुविधा महसूस होने लगी। उदाहरण के लिए 1888 से 89 में कच्छ के सूखे इलाकों में पड़े अकाल के कारण असंख्य लोग बम्बई आ गए। अप्रवासियों के इस बाढ़ से प्रशासनिक दायरों में बेचैनी और भय पैदा होने लगा था। 1898 में प्लेग की महामारी के कारण जब लोगों को रेल बम्बई में आने लगे तो जिला प्रशासन ने लोगों को वापस भेजना शुरू कर दिया। मतलब क्या हुआ? जब प्लेग के कारण यहाँ महामारी फैल गया था 1898 में, तो जब लोग रेल से बम्बई आ रहे थे तो उनको धीरे धीरे फिर प्रशासन ने उसको वापस भेज दिया। 1901 में लगभग 30,000 लोग उनके मूल स्थानों पर वापस भेजा जा चुका था। मतलब 1901 में लगभग 30,000 लोग को, कैसे भी कोरोना में हमारे जो मजदूर लोग हैं वो लोग बाहर थे, सबको यहाँ लाया गया, उसी तरह से उसमें भी हुआ। आवास और पड़ोस। बम्बई भीड़ भाड़ वाला शहर था और 1840 के दशक में लंदन का क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति 155 वर्ग गज था, जबकि बम्बई की प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल केवल 9.5 वर्ग गज था। 1872 में लंदन में प्रति मकान औसतन 8 आदमी रहते थे। मतलब प्रत्येक मकान में लगभग कितना व्यक्ति रहते थे? 8। सोचो, जबकि बम्बई में प्रति मकान 20 आदमी थे। लंदन में 8 आदमी रहते थे एक मकान में, और जबकि बम्बई में देखा जाए तो एक मकान में कितना आदमी रहते थे? 20। तो यहाँ ज्यादा था औसतन। शुरू में ही बम्बई किसी योजना के अनुसार विकसित नहीं हुआ। शुरू से ही जो है जब बम्बई बनाया गया तो उसमें कोई नियम पहले निष्ठा नहीं बनाया गया था, कोई कानून नहीं, योजना नहीं बनाया गया। तो मकानों के बीच में ही बाग बगीचे फैले हुए थे। फोर्ट एरिया में ऐसी स्थिति कुछ ज्यादा ही दिखाई देती थी और सन 18 के आसपास बम्बई के फोर्ट एरिया शहर का केंद्र था और 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से में नेटिव रहते थे और दूसरे हिस्से में यूरोपीय या गोरे रहा करते थे। एक हिस्से में नेटिव रहते थे, दूसरे हिस्से में गोरे रहते थे। तो फोर्ट आबादी के उत्तर के एक यूरोपीय उपनगर और औद्योगिक पट्टी पर भी विकसित होने लगी थी। दक्षिण में भी इसी तरह की उपनगरीय आबादी और एक छावनी थी। यह नस्ली विभाजन तीनों प्रेसिडेंसी शहरों में दिखाई दे। मतलब प्रत्येक प्रेसिडेंसी, बम्बई को 3 प्रेसिडेंसी में बांटा गया था, वो तीनों प्रेसिडेंसी में ऐसा भेदभाव देखा जा रहा था। शहर के तीव्र और अनियोजित विस्तार के कारण 1850 के दशक तक शहर में आवास और जलापूर्ति की समस्या बहुत बढ़ चुकी थी। कपड़ा मिलों के चालू होने के बाद तो बम्बई के आवासीय इलाकों पर दबदबा और बढ़ गया। मतलब जब कपड़ा मिल खुला तो जहां पे बम्बई में लोग रहते थे यानी आवासीय क्षेत्र, वहां पे दबदबा और ज्यादा बढ़ गया। यूरोपीय अमीरों और अफसरों की तरह अमीर पारसी, मुसलमान और ऊंची जाति के व्यापारी और उद्योगपति भी लंबे चौड़े बंगलों में रहते थे। मतलब जो ज्यादा अमीर थे, पैसे वाले थे, वो लोग कहाँ रहते थे? तो बंगले में। और इसके विपरीत बम्बई की 70% जनता घनी आबादी वाले चौलों में रहते हैं। चौल, जैसे आप लोग कोई पुराना धारावाहिक वगैरह देखोगे तो देखा होगा मुंबई का चौल, जो एक ही जगह में बहुत सारा कमरा बना हुआ है,
है ना। तो उस तरह का जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया। मजदूरों को काम पर पैदल जाना पड़ता था, इसलिए 90% मिल मजदूर गिरन गांव नामक मिल गांव में रहते थे। गिरन गांव मतलब हो गया मिल गांव, जहां पे मिल नजदीक है थे, जो मिलों से बामुश्किल 15 मिनट के फासलों पर पड़ता था। मतलब जहां पर फैक्ट्री में काम करते उसी के आसपास में जो गांव होता या जो मकान है, चौल है, वहां पे वो रहते थे, अर्थात वहां से पैदल ही जाना पड़ता था उनको। इसलिए बम्बई की चौल बहुमंजिला इमारतें होती थी। शहर के नेटिव हिस्से में इस तरह की इमारतें कम से कम 1860 के दशक से तो बनने ही लगी थी। मतलब ये चौल कब से बन रहा था? 1860 से। लंदन के टेनमेंट्स की तरह ये मकान भी मोटे तौर पर निजी संपत्ति होते थे। जैसे लंदन में टेनमेंट्स था, उसी तरह ये मकान एक निजी संपत्ति थी, किसी व्यक्ति का इसका मालिकाना हक था। बाहर से आने वालों के आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापारी, महाजन और भवन निर्माता ठेकेदार इस तरह की इमारतें बनवाते थे। प्रत्येक चौल में कमरों की कतारें होती थी। कमरों के लिए अलग अलग शौचालय नहीं बनाए जाते थे। प्रत्येक कमरा के लिए ऐसा नहीं होता था कि शौचालय भी अलग अलग हो। एक टेनमेंट में एक साथ कई परिवार रह सकते थे और 1901 की जनगणना में बताया गया था कि टापू की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा यानी कुल आबादी का 80% एक कमरे वाले टेनमेंट में रहते हैं। मतलब यहाँ का 80% लोग कहाँ रहता था? चौल में। हर कमरे में औसतन 4 से 5 आदमी रहते थे। कमरों का भाड़ा बहुत ऊंचा था, इसलिए कई मजदूर मिलकर एक कमरा ले लेते थे। वे या तो अपने रिश्तेदारों के साथ या अपनी ही जाति बिरादरी के मजदूरों के साथ रहना पसंद करते थे। मतलब अपने रिलेटिव के साथ या अपने जाति बिरादरी के साथ ही रहते थे। गंदे गटर, नालियां, भैंसों के तबेले इत्यादि के नजदीक होने के कारण कमरों की खिड़कियां बंद ही रहती थी। चाहे मौसम कितना भी आर्द्र क्यों न हो, पानी की समस्या हमेशा रहती थी। मतलब हमेशा बरसात वगैरह हो रहा है तो भी फिर भी वहाँ पानी का समस्या बनता था। नलके पर अपनी बारी के चक्कर में लोग सुबह को अक्सर झगड़ बैठते थे। मतलब जैसे मान लो कोई नल में लाइन लगा हुआ है कि अब मेरा बारी आएगा, अब मेरा बारी आएगा, उसके बीच करते करते कोई किसी से झगड़ लेता था। लेकिन प्रेक्षकों का कहना है कि फिर भी उनके घर साफ रहते थे, और फिर भी उनके घर क्या होते थे? साफ रहते थे। घर के भीतर जगह की कमी के कारण खाना पकाने, कपड़े धोने और सोने आदि के लिए सड़कों और पास पड़ोस के खाली स्थानों का भी इस्तेमाल होता था। मतलब जो घर होता था उसमें घर में जो जगह कम होने के कारण वहीं पर खाना पक रहा है, वहीं कपड़ा धोया जाता था, वहीं पे सोना भी रहता था, और सड़कों और आस पड़ोस के खाली स्थान जो है उसका भी इस्तेमाल होता था। अच्छा, जहां खाली जगह मिलती थी शराब की दुकानें, अखाड़े खुल जाते थे और सड़कों का प्रयोग विभिन्न प्रकार की मनोरंजन संबंधी गतिविधियों के लिए भी किया जाता था। मतलब सड़क पर ही मनोरंजन होता था। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों को याद करते हुए पार्वती बाई भोर ने बताया, हमारी 4 चौलों के बीच एक खुला मैदान था। 4 गो चौल था इनका और उनके बीच एक मैदान था। वहां कभी बाजीगर मतलब क्या? जो जादू वगैरह दिखाने आता है या बंधन नाच या रस्सी पर खेलकूद करना, वो बाजीगर हो गया। कभी मदारी तो कभी कालाबाज अपने कर्तव्य दिखाने रहते थे। वहीं नंदी बैल को देखने के लिए मजमा जुटता था। मैं करक लक्ष्मी से बहुत डरती थी। जब वो 2 रोटी के लिए खुद अपने बदन पर कोरे बरसाती थी तो मेरी रूह कांप जाती थी। तुम लोग अभी भी देखता हो कोरा मारते हुए कई लोग आते हैं जो कुछ मांगते हुए। चौलों में ही रोजगार, हड़तालों, दंगे और प्रदर्शन के बारे में खबरों के लेन देन की काम चलता था। चौर में ही सब कुछ जो है खबर फैलता था कि अब हम लोग को हड़ताल करना है, तब हम लोग को इस समय से ड्यूटी करना है या इस समय ये करना है। ठीक है। मिलों के आसपास की बस्तियों में जाति कुटुंब के मुखिया गांव प्रधान जैसी हैसियत रखते थे। कई बार मिल मजदूरों को ठेकेदार की ही मोहल्ले का नेता भी होता था। वह विवादों का फैसला करता था, खाने पीने का इंतजाम करता था और वक्त जरूरत कर्ज आदि की भी व्यवस्था करता था। राजनीतिक हालत के बारे में भी वह महत्वपूर्ण जानकारियां लाता था। मतलब राजनीति के बारे में भी जो मुखिया होता था वो लाता था खबर। दबे कुचले वर्गों के लोगों के लिए तो मकान का इंतजाम करना और भी मुश्किल था। बहुत सारी चौलों में मुसलमानों और निचली जाति के लोगों को नहीं रखा जाता था। उन्हें अक्सर नालीदार चादर या पत्तों या बांस के बने झोपड़ों में रहना पड़ता था। मतलब जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं उन लोगों को कोई मकान नहीं मिलता था और न उनको मकान में कोई इंतजाम होता था। बहुत मुश्किल था उन लोगों को, इसलिए वो लोग कहाँ रहते थे? तो
बहुत सारी चौलों में मुसलमानों और निचली जाति के लोगों को भी नहीं रखा जाता था। उन्हें अक्सर नालीदार चादर या पत्तों या बांस के बने झोपड़ों में रहना पड़ता था। अगर लंदन में नगर योजना का काम सामाजिक क्रांति के भय से शुरू किया गया तो बॉम्बे में यह काम प्लेग की महामारी के डर से हाथों में लिया गया और 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई। 1898 में क्या हुआ? सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई और उसे शहर के बीचों बीच बसे गरीबों के मकानों को हटाने का काम सौंपा गया। इस ट्रस्ट की योजनाओं के कारण 64,000 लोगों को आवासीय सुविधाओं से हाथ धोना पड़ा। जो ये ट्रस्ट बना उससे क्या हुआ? तो इस योजना के तहत 64,000 लोग को अपने घर छोड़ने पड़े और उनमें केवल 14,000 लोगों को ही मकान दिए गए। 1918 में भारों को तर्क संगत सीमा में रखने के लिए किराया कानून पारित किया गया, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। किराया कानून से क्या हुआ? उल्टा असर हुआ। किरायों पर अंकुश लगाने के कारण मकान मालिकों ने मकान किराए पर देना कम कर दिया और जिसके कारण मकानों की भारी किल्लत पैदा हुई। मकान का भाड़ा फिक्स करने के कारण क्या हो गया कि लोग मकान को भाड़ा ही नहीं देते थे किसी को। इससे लोगों को मकानों के रहने का किल्लत हो गया, दिक्कत हो गया। जमीन की कमी के कारण शहर के विस्तार से बम्बई में हमेशा ही समस्या पैदा हुई और बम्बई शहर जिस तरह विकसित हुआ उसमें भूमि विकास परियोजना का अहम हाथ रहा। मतलब भूमि का बहुत दिक्कत रहा क्योंकि वहां पे भूमि कम था। अब है बम्बई में भूमि विकास। क्या आप जानते हैं कि बम्बई जिन 7 टापुओं को मिलाकर बनाया गया है उन्हें लंबे समय में एक दूसरे से जोड़ा गया। इस दिशा में सबसे पहली परियोजना 1784 में शुरू की गई थी। बम्बई के गवर्नर विलियम हार्नवी ने उस समय विशाल तटीय दीवार बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी ताकि शहर के निचले इलाके समुद्री के पानी के चपेट में आने से बचे। मतलब यह जो बॉम्बे का जो गवर्नर थे विलियम हार्नवी ने उस समय विशाल तटीय दीवार जो था उसको ऐसा बनाया जा रहा था जिससे क्या, ताकि वो निचले इलाका जो समुद्री पानी के चपेट में आ रहा था वो न आ पाए। तब से कई भूमि विकास परियोजनाएं चलाई जा चुकी है। 19वीं सदी के मध्य में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए और ज्यादा जमीन की जरूरत पैदा हुई तो सरकार और निजी कंपनी दोनों की ओर से कई नई योजनाएं तैयार की गई ताकि और ज्यादा समुद्री भूमि का इस्तेमाल योग्य बनाया जा सके। मतलब जब भूमि का जरूरत है तो क्या करो, ज्यादा से ज्यादा भूमि को लो और समुद्र का जो भूमि है उसको जो पानी से डूबा उसको भूमि बना लो और उसको नई योजना के तहत उसका काम कर लो, उसका भूमि का इस्तेमाल कर लो। निजी कंपनियां भी जोखिम उठाने के लिए तैयार थी। 1864 में मालाबार हिल से कोलाबा के आखिरी छोर तक के पश्चिमी तट को विकसित करने के ठेका बैक बे रिक्लेमेशन कंपनी को मिला। भूमि विकास के लिए अक्सर बम्बई के आसपास के पहाड़ी इलाकों को भी सपाट किया जाता था। मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको भी सपाट कर दिया, जो समुद्र का भाग है उसको भी। भारी लागत के कारण 70 तक ज्यादातर निजी कंपनियां बंद हो चुकी थी, लेकिन तब तक शहर का क्षेत्रफल 22 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच चुका था। मतलब शहर अब कहां से कहां तक बढ़ गया, धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगा और 22 किलोमीटर चला गया। 20वीं सदी में जिस प्रकार आबादी तेजी से बढ़ती रही, जमीन के हर टुकड़े को घेर लिया गया और ज्यादा से ज्यादा समुद्री जमीन को विकसित किया जाने लगा। एक सफल भूमि विकास योजना बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत शुरू की गई और ट्रस्ट ने 1914 से 18 तक के बीच एक सूखी गोदी का निर्माण किया और उसकी खुदाई से जो मिट्टी निकली उसका इस्तेमाल करके 22 एकड़ बलार्ड एस्टेट बना डाला। मतलब वहां पे एक स्टेट यानी जगह जो है बनाया, उसका नाम पड़ा ब्लाड। इसके बाद बॉम्बे का मशहूर मरीन ड्राइव बनाया गया और उसके बाद मरीन ड्राइव जो कि समुद्र का किनारे जो भूमि है उसका मरीन बीच नाम है ना, उस समय वहां घूमने भी अभी जा सकते हो, तो वो मरीन ड्राइव बनाया गया। सपनों का शहर बॉम्बे, सिनेमा और संस्कृति का पर दुनिया। भला कौन होगा जो बॉम्बे का जिक्र करे पर उसके फिल्म उद्योग की चर्चा न करे। सही बात है, जब बॉम्बे का चर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां किस चीज का चर्चा होगा, फिल्म उद्योग का। यहाँ का बेहिसाब भीड़ और कठिन जीवन स्थितियों के बावजूद बहुतों के लिए बॉम्बे मायापुरी ही है। रूपहले सपनों का शहर बॉम्बे की बहुत सारी फिल्में शहरों में अपने आने वाले अप्रवासियों और उनके दैनिक जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों के बारे में ही है। बॉम्बे फिल्म उद्योग के कई लोकप्रिय गीत शहर के अंतर्विरोधी आयामों को उजागर करते हैं।
फिल्म सीआईडी में नायक का दोस्त गाता है, नायक मतलब हीरो का दोस्त गाता है, ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। मतलब ये गाना में भी इस बात का प्रकट कर दिया कि ये सब जगह से हटके है और सब जगह से मुश्किल है यहाँ पे जीना, लेकिन फिर भी जीना है क्योंकि ये बॉम्बे है मेरी जान। फिल्म गेस्ट हाउस में मुंह भंग की आवाज सुनाई देती है, जिसका जूता उसी के सर, दिल है छोटा बड़ा शहर, अरे वाह तेरी बॉम्बे, है ना। ये गाना आया क्या, जिसका जूता उसी के सर और दिल है छोटा बड़ा शहर, अरे वाह तेरी बॉम्बे। मतलब इससे ही बताया जा रहा है कि बॉम्बे में क्या क्या हो रहा है। बॉम्बे फिल्म उद्योग सबसे पहले कब सामने आया? हरिश्चंद्र सखाराम भाटवाडकर ने 1896 में बॉम्बे के हैंगिंग गार्डन्स में हुई कुश्ती के एक मुकाबले के एक दृश्य को कैमरे में उतारा था। सबसे पहले एक हैंगिंग गार्डन्स में हरिश्चंद्र सखाराम भाटवाडकर जो है उसको निखारा, मतलब दृश्य को दिखाया, कुश्ती को। यही भारत की पहली मूवी यानी चलचित्र था। कुछ समय बाद दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई और कुछ समय बाद जो है राजा हरिश्चंद्र फिल्म बना, है ना। पहला कौन बनाया? दादा साहब फाल्के। इसके बाद तो बॉम्बे का फिल्म उद्योग आगे ही बढ़ता गया और 1925 तक बॉम्बे भारत की फिल्म राजधानी बन चुकी, यानी उसके बाद तो ये फिल्म का राजधानी बन गया कौन? बॉम्बे। वहां पूरे देश के दर्शकों के लिए फिल्मों का निर्माण होता था। 1947 में लगभग 50 फिल्म बनी, जिन पर 75.6 करोड़ रुपए की लागत आई थी। 1987 तक आते आते फिल्म उद्योग में काम करने वालों की संख्या 5,20,000 तक जा चुकी थी। मतलब लगभग यहाँ की आबादी का आधा से ज्यादा व्यक्ति फिल्म उद्योग में काम कर रहे थे। फिल्म उद्योग में काम करने वाले भी ज्यादातर लाहौर, कलकत्ता, मद्रास आदि दूसरे शहरों से आए थे। इतनी सारी जगहों से आए लोगों के कारण ही फिल्म उद्योग का ऐसा राष्ट्रीय स्वरूप बना था। लाहौर से आए लोगों ने हिंदी फिल्म उद्योग का विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस्मत चुगताई और सादत हसन मंटो जैसे बहुत सारे विख्यात कलाकार, लेखक हिंदी सिनेमा से जुड़े थे। मतलब इस तरह के कई लेखक और कई प्रकार के कलाकार जो है जुड़े। खुद बम्बैया फिल्मों ने भी शहर को सपने और हकीकत, झोपड़पट्टी और दमकते बंगलों की दुनिया वाली मिली जुली छवि देने में अहम भूमिका अदा की। मतलब यह फिल्म भी बताया कि यहाँ पे ये सब सारा चीज है जिसमें सब चीज दिखता है माया लोक जैसा। अब हम लोग पढ़ते हैं शहर और पर्यावरण की चुनौतियां। मतलब मुंबई का शहर और उसका क्या चुनौतियां था पर्यावरण में। जहां भी शहर फैले हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। कारखानों, मकानों और अन्य संस्थानों के लिए जमीन की जरूरत को पूरा करने के वास्ते प्राकृतिक आयामों को काट छांट कर समतल किया गया। मतलब जहां भी जिस तरह से भी जंगल था, पहाड़ था, समुद्र है, सभी को काट छांट करके समतल जगह बनाया गया और इससे पर्यावरण पर असर पड़ा। शहरों में पैदा होने वाले बेहिसाब कचरे और गंदगी से पानी और हवा प्रदूषित हुई, जबकि शहरी बासिंदों को दिन रात भारी शोर में जीना पड़ता था और सो अलग। मतलब यहाँ पे शहर के अंदर में खूब सारा गाड़ियां चल रहा है, कल कारखाने चल रहे हैं, तो ये सारी दिक्कतों में ही लोगों को रहना पड़ रहा था, जीना पड़ रहा था। 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड के घरों और कारखानों में कोयला के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से गंभीर समस्या पैदा हो गई। लीड्स, ब्रैडफोर्ड और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहरों में कारखानों की सैकड़ों चिमनियां बेहिसाब काला धुआं फेंकती रहती। मतलब जो उस समय का चिमनी था वो ज्यादा ऊंचा नहीं था, उसमें फिल्टर नहीं लगा हुआ था, इसके चलते बहुत सारे चिमनियां जो है इतना धुआं फेंकती थी कि शहर में पूरा धुआं ही धुआं। लोग मजाक में कहने लगे थे कि थोड़े दिन बाद इन शहरों में लोग यही मानने लगेंगे कि आसमान मटमैला होता है और पेड़ पौधे काले होते हैं। दुकानदार, मकान मालिक और तमाम लोग इस बात से परेशान रहने लगे थे कि उनके शहरों पर स्याह कोहरा छाया रहता है, जिससे लोगों की जल्दी गुस्सा आ जाता है, धुएं से जुड़ी बीमारियां फैलती है और कपड़े सदा गंदे रहते हैं। दैट मीन्स एकदम सारे जगह गंदा ही गंदा था, धुआं के चलते काला ही काला था, इसलिए लोग परेशान थे। जब लोगों ने पहली बार साफ हवा के लिए मुहिम छोड़ी तो सबसे पहले इस समस्या से निपटने के लिए कानूनी रास्तों को आजमाने का प्रयास किया गया। यह काम आसान नहीं था क्योंकि कारखाना और भाप इंजनों के मालिक
अपनी मशीनों में सुधार के लिए पैसा खर्च करने को कतई तैयार नहीं थे। मतलब वो लोग इस सब किसी भी कारखाना में किसी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते थे उनके मालिक। और 1840 के दशक तक डर्बी, लीड्स और मैनचेस्टर जैसे कुछ शहरों में धुएं पर काबू पाने के लिए कानून बनाए जा चुके थे, लेकिन धुएं को मापना या उस पर कड़ी नजर रखना बहुत मुश्किल था। कारखाना मालिकों ने अपनी मशीनों में मामूली फेरबदल की, मतलब जो फेरबदल करना था जितना उतना न करके मामूली किया, जिससे धुएं की तादाद पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाली थी। और 1847 और 1853 के धुआं नियंत्रण कानून अपने मकसद में नाकाम हो चुका था। जो धुआं पर नियंत्रण करने का कानून बना उसमें जितना कामयाब होना तो वह कामयाब नहीं हो पाया। कलकत्ता का भी वायु प्रदूषण का पुराना इतिहास रहा। यहाँ के लोग 12 महीने धुएं भरी मटमैली हवा में सांस लेते थे। जाड़ों में तो समस्या और गंभीर हो जाती थी, क्योंकि कलकत्ता दलदली जमीन पर बसा था और इसलिए वहां ज्यादा कोहरा पैदा होता था, जो धुएं के साथ मिलकर काली धुंध पैदा कर देता था। शहर में भारी वायु प्रदूषण के पीछे इस बात का काफी हाथ था कि वहां बहुत बड़ी आबादी गोबर के उपलों और लकड़ी के ईंधनों पर ही आश्रित था। गोबर का उपलों का मतलब क्या, गोईठा वगैरह जो है, ठीक है, और लकड़ी का ईंधन पर आश्रित थे लोग। परंतु प्रदूषण का इससे भी बड़ा स्रोत तो वे कारखाना और प्रतिष्ठान थे जिनमें कोयले से चलने वाले वाष्प इंजन का इस्तेमाल किया था। मतलब जो बड़े बड़े कारखाना में वाष्प इंजन का इस्तेमाल हो रहा था तो उसके लिए ईंधन जो जल रहा था उससे धुआं निकलता था, इससे ज्यादा लोगों को परेशानी था। औपनिवेशिक अधिकारियों ने शुरू में दुर्गंध पैदा करने वाले स्थानों की सफाई का इरादा बनाया, लेकिन 1855 में शुरू हुए रेलवे लाइन ने तो एक और खतरनाक प्रदूषक तत्व रानीगंज से आने वाला कोयला भी सामने ला दिया। भारतीय कोयले में राख ज्यादा निकलती है, जिसकी वजह से यह समस्या वैसे भी गंभीर दिखाई देती थी। मतलब जो कोयला जलेगा तो उससे राख निकलेगा, राख जो है ज्यादा हो जाएगा। गंदे कारखानों को शहर से बाहर निकाल फेंकने के लिए कई याचिकाएं दी गई, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला। मतलब बहुत सारा एप्लीकेशन दिया गया लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर भी कलकत्ता भारत का पहला शहर था जहां 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। जो कलकत्ता में पहला ऐसा शहर था जहां धुआं निरोधक कानून पारित किया गया। 1920 में टॉलीगंज की चावल मिलों में कोयले के बजाय धान की भूसी जलाई जाने लगी, जिसके कारण आसपास के लोगों को शिकायत की कि हवा में कालिख भरी रहती है जो सुबह से शाम तक बरसती रहती है और यहाँ रहना तो नामुमकिन है, क्योंकि भूसा जब जलाया जाएगा कोयला की जगह तो भूसा उड़ता है, जलता है तो वो उड़ेगा तो पूरा आकाश में रहेगा और सब जगह फैल जाएगा। बंगाल स्मोक न्यूसेंस कमीशन यानी बंगाल धुआं निरोधक आयोग के निरीक्षक ने आखिरकार औद्योगिक धुएं पर काबू पा लिया, लेकिन घरेलू धुएं पर लगाम कसना अभी मुश्किल था। जो घरों के अंदर जो धुआं होता था, लकड़ियों पर खाना बनता था, वो सब बड़ा मुश्किल था उसको रोक लगाना। निष्कर्ष, तमाम समस्याओं के बावजूद शहर में ऐसे लोगों का हमेशा आकर्षित करते रहे जो आजादी और नए मौकों की चाह रखते हैं। यहाँ तक कि दुर्गाचरण के उपन्यास में जिसका जिक्र अध्याय में शुरू में हुआ था, देवताओं को भी अपना स्वर्ग अधूरा सा लगने लगता है। कलकत्ता की अपनी सैर में उन्होंने जो कुछ देखा और अनुभव किया था वो उन्हें अपने स्वर्ग में भी नहीं दिखाई देता था। उपन्यास के देवताओं को शहरी जीवन के जिन आयामों के बारे में सबसे ज्यादा बेचैनी थी वह उन लाखों लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता के नए झरोके के निशानी थे जिन्होंने शहरों को ही अपना घर बना लिया था। मतलब सब के सब जो है शहर को ही अपना घर बना लिया और शहर में ही बसना चाह रहे थे सब, कि गांव में कुछ रहना नहीं चाह रहे थे कोई भी। तो इससे क्या हो रहा था कि शहर में लोगों की आबादी जो है बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। इस तरह से हम लोग का ये लेसन आज कंप्लीट हो गया। इस पे आधारित जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग जितना हो सके बनाएंगे। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, रीडिंग सेक्शन वीडियो देखने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो से पहले रीडिंग करना है 4 से 5 पेज, और उसके बाद फिर वीडियो देखने के बाद पुनः फिर से बनाएंगे, फिर से पढ़ेंगे। और साथ ही साथ कोरोना काल है, इसमें गर्म पानी पिएंगे और प्रत्येक दिन माँ पिताजी को प्रणाम करेंगे और साथ ही साथ बाहर कोशिश करेंगे न जाने का। जितना कम हो सके जाएं, जितना कम हो सके जाइए, इससे आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। ओके, बाय।